पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक था, क्या, कब, कहां और कैसे। इसमें हम लोग जान रहे थे कि इतिहास के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, कब से इतिहास की शुरू हुई, कब से इतिहास की शुरुआत हुई, कहां से इतिहास की शुरुआत हुई और कैसे शुरुआत हुई। इस चीज के बारे में हम लोग जान रहे हैं, या इस चीज के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें मूल रूप से सीधे शब्दों में जानेंगे कि स्रोत के बारे में भी उल्लेख किया जाएगा। तो इसमें जो पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अभिलेख की भी बात हो रही थी कि अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहकर पुकारा जाता है ना। एपिग्राफी कहकर पुकारा जाता है, अर्थात हिंदी में कहा जाए तो पूरा लेखा शास्त्र कहकर पुकारा गया है। और अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन? तो शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। ये मैंने लिखवा दिया है कि प्राचीन भारत का पहला राजा जिसने अभिलेख जारी करने की शुरुआत की, ये मैंने लिखवाया है आप लोगों को, लिखवाया है कि ईरान के राजा दारा प्रथम के द्वारा पहली बार अभिलेख जारी करने की शुरुआत हुई, लिखवाए हैं। नहीं लिखवाए हैं, देख लेंगे। लिखवाए नहीं हैं तो लिख लीजिए सब लोग। ये तो लिखवा दिए होंगे। अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है ना। नीचे लिखेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। विश्व में पहली बार ईरान के राजा दारा प्रथम, ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा किलाक्षर लिपि में, किलाक्षर लिपि में अभिलेख जारी करने की शुरुआत की गई। किलाक्षर लिपि को क्यूलिकोण लिपि कहकर भी, बोर्ड पे, किलाक्षर लिपि को क्यूलिकोण लिपि कहकर भी पुकारा जाता है। फिर से नीचे एरो दे करके, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम अभिलेख, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता का, भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है। परंतु विडंबना यह है कि सिंधु सभ्यता की लिपि अभी तक
पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु सभ्यता की लिपि को बिस्त्रोफेदन हलावर्त, सिंधु सभ्यता की लिपि को बिस्त्रोफेदन, हलावर्त या गोमुत्रिका लिपि, गोमुत्रिका लिपि के नाम से भी जाना जाता है। जो चित्र के माध्यम से दर्शाई हुई है। इस कारण सिंधु सभ्यता की लिपि को पिक्टोग्राफी कहकर भी PICTOGRAPHY पिक्टोग्राफी ब्रैकेट में भाव चित्रात्मक, पिक्टोग्राफी ब्रैकेट में भाव चित्रात्मक PICTOGRAPHY भाव चित्रात्मक कहकर भी पुकारा जाता है। नीचे नोट कर दीजिए तो नोट, ईरान के राजा दारा प्रथम ने बोगाज कोई अभिलेख जारी करवाया था। इसी अभिलेख में पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का, भारत और ईरान के बीच इसी अभिलेख में पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख मिलता है। भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख मिलता है तथा इसी अभिलेख में चार वैदिक कालीन प्रमुख देवता, चार वैदिक कालीन प्रमुख देवता इंद्र, चार वैदिक कालीन प्रमुख देवता
इंद्र, मित्र, नासत्य, और वरुण की, चर्चा मिलती है। तथा वरुण की तुलना ईरान के सबसे प्रमुख देवता अहूर माजदा से की गई है। अभिलेख के बारे में बात करेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को सीधे से दर्शाएंगे कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को किन किन भागों में बांटा गया है, तो अभिलेखों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। तो अभिलेख में अगर कहा जाए तो सबसे प्राचीनतम अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप का तो सिंधु घाटी सभ्यता का है ना, लेकिन उसकी लिपि पढ़ी नहीं गई है। लिपि कौन सी है, तो बेस्त्रोफेदन लिपि है या हलावर्त लिपि है या गोमुत्रिका लिपि है, जो पिक्टोग्राफी रूप में, भाव चित्रात्मक के रूप में दर्शाई गई है, अर्थात चित्र के भाव को देख करके समझा जाता है कि ऐसा हुआ होगा, तो उसे पढ़ा नहीं गया है। लेकिन विश्व में पहली बार ईरान के राजा दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा कीलाक्षर लिपि में, तो इसका मतलब है कि 4 प्रमुख देवता की चर्चा है। थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा हुई, आप लोगों ने लिखा कि इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य की चर्चा है, और वरुण की तुलना अहूर माजदा से की गई है, और पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का उल्लेख। तो यह चीज अगर जानकारी मिल रही है तो इसका मतलब इस लिपि को पढ़ा गया है ना। इसका मतलब ईरान की जो लिपि है, जो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम के द्वारा जारी किया गया, इसका मतलब इस लिपि को पढ़ लिया गया है सफलतापूर्वक। तब ना यह जानकारी मिली कि बोगाज को अभिलेख में पहली बार, अगर एग्जाम में पूछेगा कि पहली बार किस अभिलेखीय स्रोत में भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध की चर्चा मिलती है, तो बोगाज को अभिलेख में। यह किस राजा के द्वारा जारी किया गया, तो दारा प्रथम के द्वारा या डेरियस प्रथम के द्वारा। लेकिन पूछेगा कि पहली बार किस साहित्यिक स्रोत में, यह तो हो गया पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक में क्या अभिलेख आ जाता है। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का अलग अलग स्रोत है, तो कौन, तो मुख्य रूप से 2, पहला साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक। तो पुरातात्विक स्रोत में तो अभिलेख आ गया। अभिलेख में बोगाज को अभिलेख में पहली बार चर्चा है कि भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध की सबसे प्राचीनतम जानकारी इसी अभिलेख में मिलती है। तो फिर साहित्यिक स्रोत क्या, बताइए। मैंने पहले ही क्लास में बताया था, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी हिस्टोरिका, जिसमें पहली बार भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध का। तो साहित्यिक स्रोत में पहला कौन सा हो जाएगा, हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका। और अभिलेखीय स्रोत की बात आएगी तो समझ गए, फिर से बोलना होगा। अगर साहित्यिक स्रोत की बात आएगी कि भारत और ईरान के बीच व्यापार संबंध की चर्चा किसमें है पहली बार, तो हेरोडोटस की पुस्तक हिस्टोरिका में, है ना। और अभिलेखीय स्रोत की बात आएगी तो बोगाज को अभिलेख में, है ना। लास्ट में क्या लिखा आप लोगों ने, बोलिए जोर से। अहूर माजदा से की गई है ना। नीचे लिखेंगे एरो दे करके, हाँ कॉपिए में एरो दे करके। अशोक भारत का प्रथम ऐसा राजा था
भारत का प्रथम ऐसा राजा था जिसने ईरान के राजा दारा प्रथम से प्रेरित होकर ईरान के राजा दारा प्रथम से प्रेरित होकर अभिलेख जारी करने की शुरुआत की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में सर्वप्रथम 1750 ईस्वी में टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया टी पैंथलर के द्वारा खोजा गया। वहीं वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा बोर्ड पे जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ने में सफलता पाई गई। सब लोग जानते हैं और पिछले क्लास में मैंने बताया कि अशोक के अभिलेखों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला शिलालेख, दूसरा स्तंभ लेख और तीसरा गुहालेख। पत्थरों को तराश करके जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे शिलालेख कहकर पुकारा जाता है। लकड़ी और लोहे के तस्तरियों पर जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे स्तंभ लेख कहकर पुकारा जाता है। शिलालेख की संख्या 14 है, स्तंभ लेख की संख्या 7 है और गुहालेख की संख्या 3 है। मंदिर तथा गुफाओं की दीवारों पर जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे गुहालेख कहकर पुकारा जाता है ना। पत्थरों को तराश करके जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे शिलालेख कहा जाता है। लकड़ी तथा लोहे की तस्तरियों पर, जिस पर आप लोग हाथ रख करके लिख रहे हैं, है ना, लकड़ी तथा लोहे की तस्तरियों पर जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे स्तंभ लेख कहकर पुकारा जाता है। मंदिर और गुफाओं की दीवारों पर, अगर गया जिनका घर होगा तो वो जानेंगे कि बराबर की पहाड़ी उधर ही है, गया के पास, मतलब जहानाबाद जिला में पड़ता है, बेला या चाकंद के आसपास में पड़ता है। तो बराबर की गुफा जो है वहां शब्द अंकित किए गए हैं, है ना। तो कहा जाता है कि उसे गुहालेख कहकर पुकारा जाता है। मंदिरों और गुफाओं की दीवारों पर जो शब्द अंकित किए जाते हैं उसे गुहालेख कहकर पुकारा जाता है। इसकी संख्या 3 है। उसी में नोट करेंगे अशोक के अभिलेखों में पाली, प्राकृत, ग्रीक, आरामाइक, पाली, प्राकृत, ग्रीक, आरामाइक। अशोक के अभिलेखों में पाली, प्राकृत, ग्रीक, आरामाइक, खरोष्टी
और सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है ना? प्राकृत में है, लेकिन सर्वाधिक ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। तो ये अभिलेखों की बात हो गई। आप लोग इसमें जो दिया हुआ है कब, कहां और कैसे में, कि पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। मतलब क्या? प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। इसी में हम लोग जानेंगे सिक्कों का भी चलन आता है। हेडिंग दीजिए तो, सिक्का। उसी में आप लोग पढ़ेंगे कि सिक्कों का भी चलन हुआ था। सामने से लिखेंगे, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहकर, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहकर पुकारा जाता है। न्यूमिस्मेटिक्स कहकर पुकारा जाता है। सिक्कों पर अंकित तिथि और सिक्कों की गुणवत्ता को देखकर, सिक्कों पर अंकित तिथि और सिक्कों की गुणवत्ता को देखकर प्राचीन भारतीय राजवंशों के कालक्रम और आर्थिक स्थिति का पता चलता है। नहीं पता चलेगा, है ना? सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहकर पुकारा जाता है। और प्राचीन भारत में सिक्का जो जारी किया जाता था, किन राजवंशों के द्वारा जारी किया जाता था और किन के समय में जारी किया जाता था, तो सीधी सी बात है कि किस समय में जारी किया जाता था तो उस पर तिथि अंकित होगा, है ना? उस पे तिथि अंकित होगा तो उससे पता चलेगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जारी किया गया, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जारी किया गया, या गुप्तों के द्वारा जारी किया गया, या कुषाणों के द्वारा जारी किया गया, या हर्षवर्धन के द्वारा, है ना? तो प्राचीन भारतीय राजाओं के द्वारा जो सिक्के जारी किए जाते थे उस पर अंकित तिथि से उन राजवंशों का पता चलता था। और सिक्कों की गुणवत्ता, बोले तो क्वालिटी, उसको देख करके उनकी आर्थिक स्थिति का पता चलता था। मान लीजिए कोई सोना का सिक्का जारी किया, है ना, तो उस समय सोना, या मान लीजिए चांदी का सिक्का बहुत आया मात्रा में जारी कर रहा है, गुप्त राजाओं के द्वारा सर्वाधिक चांदी के सिक्के जारी किए गए, या गुप्त राजाओं के द्वारा सोने के सिक्के जारी किए गए। तो गुप्त राजाओं के द्वारा जो सोने के सिक्के जारी किए गए उन्हें दिनार कहकर पुकारा जाता था, चांदी के सिक्कों को रूपक कहकर पुकारा जाता था।
इसके पिछले वाले क्लास में आप लोगों ने ही सवाल पूछा था, आप ही बच्चों में से किसी ने सवाल पूछा था कि शीशे का सिक्का भी जारी हुआ था, तो सातवाहन राजाओं के द्वारा शीशे के सिक्के जारी किए जाते थे, जिसे ड्रम और हेमी ड्रम के नाम से जाना जाता था। ड्रम छोटा सिक्का होता था, हेमी ड्रम बड़ा सिक्का होता था। भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे प्राचीनतम जो सिक्का जारी हुआ वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जारी हुआ, जिसे पंचमार्क सिक्का कहकर पुकारा जाता है। पंचमार्क सिक्के को आहत सिक्का कहकर भी पुकारा जाता है, जो मूल रूप से चांदी के बने होते थे। भारत में सर्वप्रथम सोने का सिक्का हिंद यवन राजाओं के द्वारा चलाया गया, यूक्रेटाइड के द्वारा, यूथिडेमस के पुत्र यूक्रेटाइड के द्वारा सबसे पहले सोने का सिक्का चलाया गया। भारत में सबसे शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण राजाओं के द्वारा चलाया गया। कुषाण राजा विमकटफिसस के द्वारा पहली बार सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया। भारत में सर्वाधिक सोने और सर्वाधिक चांदी के सिक्के गुप्त राजाओं के द्वारा चलाए गए। सबसे अधिक गुप्त राजाओं के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए उसे दीनार कहकर पुकारा गया, और चांदी के सिक्के को रूपक कहकर पुकारा जाता है। सातवाहन राजाओं के द्वारा शीशे के सिक्के चलाए गए थे। वहीं दक्षिण भारत में, तो यहां हम रोकना चाहेंगे आप लोगों को कि आप लोग बोलिएगा सर भारत दू था का, उत्तर भारत अलग और दक्षिण भारत अलग और दक्षिण भारत अलग, क्या दू नहीं ना था, एक के ना था? तो हिंद यवन राजा जो भी आएंगे या कुषाण राजा जो भी आएंगे तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत से आएंगे ना। तो दक्षिण भारत पहुंचते पहुंचते उनको समय लग गया। वैसे भी उत्तर भारत और दक्षिण भारत को विभाजन करने का काम विंध्य पर्वतमाला करती है ना। ज्योग्राफी में आप लोग को पढ़ना होगा। विंध्याचल की पहाड़ी उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटती है। सीधी सी बात है, मैप में देखिएगा तो पता चल जाएगा कि उत्तर भारत को, दक्षिण भारत में उत्तर भारत और दक्षिण भारत है। मैप में देखिएगा तो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन बांटता है? तो विंध्य पर्वतमाला, विंध्याचल की पहाड़ी जो है वो उत्तर भारत को दक्षिण भारत से बांटती है। तो दक्षिण भारत पहुंचते पहुंचते समय लग गया, इसलिए कहा जाता है कि दक्षिण भारत में सबसे शुद्ध और सबसे पहले सोने का सिक्का कदंब वंशीय राजा मयूर शर्मन के द्वारा चलाया गया। वहीं दक्षिण भारत में सबसे अधिक सोने का सिक्का जो है चोल राजाओं के द्वारा चलाया गया। चोल राजाओं के द्वारा जो सोने के सिक्के चलाए गए उन्हें पोण तेण हूण कासु कलंजू के नाम से जाना जाता था। दक्षिण भारत में जो चोल राजाओं के द्वारा सर्वाधिक सोने के जो सिक्के चलाए गए उन्हें पोण तेण हूण कासु और कलंजू के नाम से जाना जाता था। तो ये सिक्कों की बात हो गई। मध्यकालीन भारत में इस्लामिक आक्रांता जब भारत आते हैं तो वो भारतीयों को प्रभावित करने के उद्देश्य से कोई गणेश लक्ष्मी आकृति के युक्त सिक्के चलाता है, कोई शिव और पार्वती की आकृति युक्त सिक्के चलाता है ना। मोहम्मद गोरी के द्वारा गणेश और लक्ष्मी की आकृति के युक्त सिक्के चलाए गए। क्यों चलाए गए? क्योंकि भारत में हिंदू लोग की संख्या बहुतायत मात्रा में थी, हिंदू ही थे, और उन्हें प्रसन्न करने के लिए तो अच्छा गणेश और लक्ष्मी का आकृति युक्त चांदी के सिक्के चलाए गए। महमूद गजनवी के द्वारा, मोहम्मद गोरी के द्वारा शिव और पार्वती की आकृति युक्त चांदी के सिक्के चलाए गए। तो चलो भाई देखेंगे, खुश रहेंगे ना। ना, हिंदू धर्म को भी प्रश्रय दे रहा है। इल्तुतमिश भी सिक्का चलाता है और भी राजा सिक्का चलाते हैं। आप मध्यकालीन भारत में जाएंगे तो मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा
मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा सर्वाधिक सिक्का जारी किया गया, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों का राजकुमार इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को सिक्कों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स कहकर पुकारा जाता है, मनियारों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है, साहूकारों का राजकुमार कहकर पुकारा जाता है, सर्वाधिक सिक्का जारी करने के कारण। तो ये सिक्कों की बात हो गई। इसमें और थोड़ा सा बचा हुआ है ना, ये तो अभिलेख हो गया। हां, तिथियों का मतलब, तिथि में आप लोग समझ रहे हैं, बीसी और एडी के बारे में जान रहे हैं आप लोग? ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात जो है बिफोर क्राइस्ट होता है। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात होती है वो बिफोर क्राइस्ट कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो बात है वो एमनो डोमिनिक कहलाता है। इसीलिए बीसी और एडी की बात होती है। तो ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात रहेगी वो बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की बात जो है एमनो डोमिनिक कहलाएगी। इसमें दे रहा है क्या कि अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है ना, कि ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो बात है वो बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद का जो बात है वो एडी कहलाएगा, है ना। दे भी रहा है ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व, ईसा से पहले जानी जाती है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपने आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। देखिए, अंग्रेजी इतिहास की तिथियां इसमें भी दे रहा है। बिफोर क्राइस्ट ईसा पूर्व होता है, और एडी मतलब एनो डोमिनिक होता है, दे रहा है। नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात जो है बिफोर क्राइस्ट कहलाएगा, और जन्म के बाद की जो बात है वो एनो डोमिनिक कहलाएगा। और क्या दे रहा है कि कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन ईरा तथा बीसीई का प्रयोग बिफोर कॉमन ईरा के लिए होता है। वो दर्शाया जाता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है, और भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। अन्य क्या कह रहा है, यह भी दर्शा रहा है अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण कराया जाता है, या तो पत्थर पे, या लोहा या लकड़ी के तस्तरियों पर, या मंदिर या गुफाओं की दीवारों पर। तो जितने भी जगहों पर अभिलेख लिखा जाएगा वो सभी के सभी कठोर सतह थे। ये तो दे ही रहा है कि कठोर सतह पर अभिलेख उत्कीर्ण कराए जाते हैं जो कई 100 वर्षों पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है, और इसके बारे में अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा रहा है। आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, बेस्त्रोफेदन लिपि या गोमुत्रिका लिपि या हलावर्त लिपि, उसे सबसे पहले पढ़ने का प्रयास जो है हंटर महोदय के द्वारा किया गया। हंटर महोदय के द्वारा किया गया, लेकिन वो पूरी तरह से पढ़ नहीं पाए और सफल नहीं हो सके। 1937 में उनकी मृत्यु हो गई और वो उसी की तरह अधूरा रह गया। पहली बार जॉन वेडले महोदय के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसे पहली बार 1925 ईस्वी में जॉन वेडले महोदय के द्वारा पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात 1937 ईस्वी में
डब्ल्यू हंटर महोदय के द्वारा वैज्ञानिक पद्धति से सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया, लेकिन इनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो गई तो सफलतापूर्वक पढ़ा नहीं गया। इसलिए कहा जाता है सिंधु घाटी की सभ्यता भावचित्रात्मक है, जो आज तक पढ़ी नहीं गई है। और दर्शा भी रहा है पिक्टोग्राफी। अच्छा, मिस्र के बारे में दर्शा रहा है कि मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नामक एक कस्बा है। यहां से ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों, यूनानी मिस्री लिपि के 2 प्रकारों में है। यूनानी भाषा में पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहां राजाओं और रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। और वहां के अभिलेखों में राजा और रानी का भी चित्र अंकित होता था और उन अभिलेखों को पढ़ा गया है आसानी से। यह तो क्वेश्चन आंसर है। देखिए, सुमेलित करना है। कैसे सुमेलित करेंगे? क्या सही होगा बताइए? नर्मदा घाटी का क्या होगा? आखेटक और संग्रहण काल। मगध क्या हो जाएगा? पहला बड़ा राज्य। सिंधु इसकी सहायक नदियां क्या हो जाएंगी? प्रथम नगर हो जाएगा। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां गंगा घाटी क्या हो जाएगा? सॉरी, 2500 वर्ष के पूर्व नगरे। सिंधु घाटी सभ्यता तो प्रथम नगर ना होगा जी। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां प्रथम नगरीकरण ना होगा। द्वितीय नगरीकरण महाजनपद काल। और गंगा घाटी लगभग 2500 वर्ष पूर्व के नगर। गारो पहाड़ियां आरंभिक कृषि। गारो पहाड़ियां कहां पाई जाती है? मेघालय में जयंतिया गारो पहाड़ी। पांडुलिपियों तथा अभिलेखों में एक प्रमुख अंतर बताएं। क्या अंतर होगा? पांडुलिपि अगर कहा जाए तो किसमें लिखा जाता है? भोजपत्र पर, है ना। और अभिलेख किस पर लिखा जाता है? सख्त चीजों पर, पत्थरों पर, लकड़ी और लोहे के तस्तरियों पर और मंदिरों और गुफाओं की दीवारों पर सख्त चीजों पर अभिलेख लिखा जाता है और मुलायम चीजों पर पांडुलिपि लिखा जाता है। देखिए, दूसरा जो टॉपिक है आरंभिक मानव की खोज। दूसरा टॉपिक देखेंगे आरंभिक मानव की खोज। इसमें हम लोग ये जानेंगे, मुख्य रूप से हम जो आज पढ़ करके आए हैं इसमें पाषाण कालीन संस्कृति की चर्चा हो रही है। पाषाण कालीन संस्कृति की चर्चा हो रही है। कहा जाता है, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। इसमें मूल रूप से यह दर्शाएंगे, आरंभिक मानव की खोज में यह हम दर्शाने का प्रयास करेंगे कि मानव का उद्भव कैसे हुआ, है ना, मानव का विकास कैसे हुआ। और मूल रूप से पाषाणकालीन संस्कृति में क्या देखा जाता है कि औजारों का निर्माण, मानव द्वारा औजारों का निर्माण और पहला तो हो गया औजारों का निर्माण और दूसरा क्या हो जाएगा? उनके रहन सहन की जो स्थिति है, उनके जीवन में जो आया परिवर्तन है, इस कारण से पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया है। ब्रिटेन निवासी जुगनेस थॉमसन के द्वारा
ब्रिटिश इतिहासकार जुगनेस थॉमसन के द्वारा कहा जाए तो पाषाणकालीन संस्कृति को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन? तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और बीस लाख ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का जो काल रहा, यह संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति कहलाता है। और संपूर्ण पाषाणकालीन संस्कृति को प्राक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है ना? प्राक ऐतिहासिक काल भी कहा जाता है। आप लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं? एक ऐसा काल जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं है। तो मतलब क्या? खुदाई से प्राप्त अवशेष के आधार पर इस काल की वास्तविक जानकारी मिलती है। कैसे कैसे मिलती है? तो कैसे? कार्बन डेटिंग पद्धति के माध्यम से, C14 से। और कार्बन डेटिंग पद्धति का प्रयोग कौन करेगा? भारतीय पुरातत्व विभाग, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ, है ना? तो मुख्य रूप से पाषाणकालीन संस्कृति को जानेंगे। इसमें मानव के जीवन का उद्भव होता है। उद्भव के साथ साथ मानव शिकार करना प्रारंभ करता है, उसके बाद मानव भोजन इकट्ठा करना प्रारंभ करता है, और उसके पश्चात मानव जो है भोजन उत्पादन करना प्रारंभ करता है। कहा जाता है पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल में मानव भोजन इकट्ठा करने की शुरुआत करता है, और वहीं नव पाषाण काल में मानव भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से बाहर निकल करके मानव कृषि कार्य करने लगा। प्राचीन काल में आदि मानव के द्वारा आग का पहली बार आविष्कार किया गया और कुत्ता को पालतू पशु के रूप में अपनाया गया। आग का पहली बार प्रयोग जो है पूरा पाषाण काल में ही हुआ था, और पूरा पाषाण काल में मानव पालतू पशु के रूप में कुत्ता को अपनाता है। मानव का पूरा पाषाण काल में मुख्य जीविका का साधन शिकार करना था। अब शिकार करेगा तो प्रिय भोजन क्या होगा? मांस। शिकार किया हुआ जंतु, तो जंतु कोई भी होगा मांस खाएगा, तो प्रिय भोजन क्या होगा? मांस होगा। मानव मध्य पाषाण काल में आता है। इसे पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण युग कहकर पुकारा जाता है। मध्य पाषाण काल को संक्रमण युग कहकर पुकारा जाता है। इस दौरान जो नुकीले औजार बने, मानव और समझदार हुआ। मानव शिकार करना छोड़ करके भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था में चला आया। शिकार कर रहा था लेकिन भोजन इकट्ठा भी कर रहा था। तो मानव के द्वारा जो नुकीले औजार बनाए गए, इसे माइक्रोलिथ कहकर पुकारा गया। पहली बार मध्य पाषाण काल की जो जानकारी है ब्रिटिश इतिहासकार कार्लायल महोदय के द्वारा दी गई थी। अब नव पाषाण काल की बात आती है। इसका जो कालक्रम रहेगा वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का रहता है। नव पाषाण काल 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व का काल नव पाषाण काल कहलाता है। पहिया और चाक का आविष्कार इसी काल में संभव हुआ था। नव पाषाण काल में ही पहिया और चाक का आविष्कार हुआ। तो पहिया और चाक के आविष्कार से कहा जाता है जहां पहिए के आविष्कार ने मानव जीवन के आवागमन के साधन को और सुलभ बनाया और कृषि कार्य होने लगा, है ना? कृषि कार्य होने लगा मतलब क्या? मानव शिकार करना छोड़ करके और भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था से बाहर निकल करके भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में आ गया।
कृषि कार्य होने लगा और चाक का आविष्कार, नित्य प्रतिदिन नए नए प्रयोग होने प्रारंभ हो गए, बर्तन बनने प्रारंभ हो गए। तांबे की पहली बार खोज इसी काल में संभव हुई। इसलिए नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल कहकर भी पुकारा जाता है। सुनते होंगे ना, नवपाषाण काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। और यूनानवासी तांबे को चकोल्लिथ कहकर पुकारा करते थे, इसलिए नवपाषाण काल को चकोल्लिथ युग के नाम से भी जाना जाता है। थोड़ी देर पहले आप लोगों से चर्चा हुई कि पूरा पाषाण काल में कुत्ता पालतू पशु के रूप में अपनाया गया, तो नवपाषाण काल में पालतू पशु के रूप में कौन? कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य नवपाषाण काल से ही मिलता है और कहा जाता है कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं। पहले मेहरगढ़ को माना जाता था, लेकिन नवीनतम खुदाई के आधार पर यह जानकारी मिली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह जानकारी दी कि कृषि और पशुपालन का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य वर्तमान उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले के लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, जहां से धान का साक्ष्य मिला है। और गेहूं का सबसे प्राचीनतम प्रमाण अगर बात की जाएगी तो मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ कहां है? तो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत, बोले तो सिंध प्रांत में स्थित है। अब चावल की बात आएगी कि चावल का सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिला है? तो कुलडीहवा से। कुलडीहवा कहां है? यूपी के प्रयागराज में कुलडीहवा है। तो ये पाषाणकालीन संस्कृति को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है? तो इसे पाषाणकालीन संस्कृति नाम नहीं देंगे, इसे देंगे आरंभिक मानव की खोज। इसे आप लोग अच्छे से पढ़ के आइएगा, हम डिफाइन भी कर देंगे और कुछ नोट डाउन भी करा देंगे। लिख लीजिए, बीसी और एडी को लिख लीजिए, क्या दिक्कत है? इतिहास में ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की बात नहीं लिखेगा, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की तिथि को बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, जिसे ईसा पूर्व कहकर, जिसे ईसा पूर्व कहकर पुकारा जाता है, वहीं ईसा मसीह के जन्म के पश्चात, वहीं ईसा मसीह के जन्म के पश्चात के कालक्रम को एनो डोमिनी के कालक्रम को एनो डोमिनी के नाम से जाना जाता है। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी लैटिन शब्दों से बना है। लैटिन
शब्दों से बना है। बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी लैटिन शब्दों से बना है। बस ठीक है, आप लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ करके आइएगा। आप लोग का अगला टॉपिक है आरंभिक मानव की खोज। और क्या दिया हुआ है, आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, है ना। तो इस चीज को आप लोग देख करके आएंगे। आज के लिए इतना ही।